प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शीतल मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो में ब्रिटिश संविधान के जो विकास, उसकी विशेषताएं, उस के बारे में अध्ययन किया था, इसी कड़ी में आज हम ब्रिटिश संविधान में सम्राट और राजमुकुट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं? जिसमें जो है जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। देश की शासन व्यवस्था कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता, है ना। इसे इस तरह से समझिए कि जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान है, पर वो नाम मात्र का है, और वास्तविक शक्तियाँ किसमें हैं? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में, है ना। तो इस तरह से इंग्लैंड में भी जो संसदीय प्रणाली है, और सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं, है ना। अब इसको हम और भी अच्छे से इस तरह से समझ सकते हैं कि सम्राट और राजमुकुट क्या है, किंग और क्राउन, है ना। तो सम्राट क्या है? एक व्यक्ति विशेष है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख के पद पर आसीन होता है, और राजमुकुट राज्य शक्ति की वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सर पर धारण करता है ना। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था, किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जब ब्रिटेन में वास्तविक दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, तो सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसको हम इस तरह से, सम्राट और राजमुकुट क्या है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सम्राट जो है वो एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है, जिसमें क्या 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 सम्मिलित है? विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां सम्मिलित है ना। सम्राट एक व्यक्ति विशेष होता है, और राजमुकुट में जो है राजा, मंत्री और संसद तीनों के जो है सम्मिलित होती हैं। आ रहा है समझ में कि सम्राट और राजमुकुट का ये पहला भेद हो गया। दूसरा भेद है सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है ना। यानी सम्राट व्यक्ति के रूप में मर सकता है ना, परंतु उसका पद जिसे कि राजमुकुट कहा जाता है वह अमर है। इंग्लैंड में यह प्रसिद्ध उक्ति है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीवी हो, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, है ना। तो इस तरह से यानी व्यक्ति रूप में तो सम्राट मर सकता है, पर एक संस्था के रूप में वो चिरंजीवी बना रहता है। इसी तरह अगला भेद है सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक, है ना। किस तरह से है? सम्राट का रूप व्यक्तिक है और राजमुकुट का सामूहिक है, क्योंकि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा न करके अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है। अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग करने वाले समूह में संसद, मंत्रिमंडल, लोकसभा के सदस्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है सम्राट और राजमुकुट में अगला भेद है वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली, है ना। यानी जो क्राउन जो है या जो राजमुकुट है वो अदृश्य है, परंतु वास्तविक शक्ति का प्रयोग वह करता है ना। उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियाँ विद्यमान हैं।
राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप में नहीं अपितु संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवकों के परामर्श से ही करता है। सम्राट और राजमुकुट में जो अगला भेद है वो है उत्तरदायित्व और अनुत्तरदायित्व का भेद, है ना। राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श से करता है ना। इसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से मंत्री और उसकी मंत्री परिषद उत्तरदायित्व है ना। तो इस तरह से यानी जो सम्राट अंतरिम रूप में कौन उत्तरदायी है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वो उत्तरदायी है ना। तो इस तरह से इसके लिए वह राजनीतिक दृष्टि से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र व राजतंत्र का भेद, है ना। एक अंतर हमें यह भी दिखाई देता है कि सम्राट व राजमुकुट में भेद वास्तव में राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है। सम्राट ब्रिटिश शासन में राजतंत्र का प्रतीक है ना। जैसे ब्रिटेन की महारानी है, वहाँ के सम्राट रहे हैं, तो वो क्या है, राजतंत्र परंपरा, वंश परंपरा के आधार पर चल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, राजतंत्र है। जैसे कि राजतंत्र में क्या होता था, राजा का बेटा राजा होता था। इसी तरह ब्रिटेन में भी राज परिवार है और उसी तरह राजतंत्र का वहाँ प्रतीक बना हुआ है। जबकि राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से होता है। इसलिए एक भेद इसमें लोकतंत्र और राजतंत्र का भेद भी हमें इंगित होता है। तो इस तरह से ब्रिटिश संविधान में ये जो हमने जो है सम्राट और राजमुकुट के बारे में जो है अध्ययन, अंतर क्या है, इसको देखा। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन में जो सम्राट और राजमुकुट की जो शक्तियां हैं वो किस तरह से जो है बनी हुई हैं, उनका जो है किस तरह से उपयोग किया जाता है ना। राजमुकुट की शक्तियों में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि राजमुकुट की शक्तियों के दो स्रोत है ना, यानी परमाधिकार और संविधि, है ना। सम्राट को कुछ गौण एवं कुछ प्रमुख विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे कि सम्मान को प्रदान करना तथा साम्राज्य के निजी सचिवों की नियुक्ति, ये सब उसके गौण विशेषाधिकार हैं। जबकि संसद को आमंत्रित करना व स्थगित करना, मंत्रियों व न्यायाधीशों की नियुक्ति, नए पीयरों की नियुक्ति, युद्ध की घोषणा करना एवं संधि करना, अपराधियों को क्षमा करना, निगमों को स्थापित करना, ये जो है उसकी प्रमुख शक्तियों में आती है। दूसरी है संविधि से संबंधी। विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार, स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार आदि ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समय समय पर संसद ने परिभाषा कर उन्हें सीमित और व्यापक बनाया है ना। राजमुकुट की वर्तमान जो शक्तियां हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली, कार्यकारी संबंधी शक्तियां। इसमें क्राउन जो है वो इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है। इसे अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि कानूनों को लागू करना और उनका पालन करवाना, प्रधानमंत्री, उच्च प्रशासनीय अधिकारी व न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्राउन राष्ट्रीय सैनिक का जो सैनिक आयोग है उसका सर्वोच्च कमांडर है ना। समस्त विदेशी कार्यों से संबंधित जो शक्तियां हैं उसकी नीतियां एवं संबंधों का संचालन उसी के नाम पर होता है। राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा की जाती है। युद्ध और शांति की घोषणा करने का काम भी उसी के द्वारा किया जाता है ना। राजकोष का नियंत्रण व संचालन वही करता है। देश का आय व्यय भी उसी के द्वारा
प्रस्तुत किया जाता है। स्थानीय सरकारों की देखरेख व नियंत्रण करना, ये सब कार्य जो है वो राजमुकुट की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त है। इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे संसद को बुलाना और उसे भंग करना, नए पीयर यानी लाड़ सभा के जो पीयर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको पीयर बोलते हैं, नए पीयरों को बनाने का अधिकार प्राप्त है उसे। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राजमुकुट की स्वीकृति आवश्यक है। अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के अंतर्गत अनेक नियम और उपनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये सभी शक्तियां उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब है सम्राट की जो है वास्तविक स्थिति ब्रिटेन में क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना। ये सारी शक्तियां तो किसकी थी? क्राउन की, जो कि एक संस्था है। ब्रिटेन में सम्राट का कोई महत्व है या नहीं, इस बारे में भी, क्योंकि जब वो स्वर्णिम शून्य तो नहीं है, जब उसको कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, तो क्या वो स्वर्णिम शून्य है, क्या उस संस्था को समाप्त कर देना चाहिए, इस पर जो है काफ़ी बहस होती है। तो सम्राट की वास्तविक स्थिति के संबंध में यह कहा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं। पहला कि राजा को उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। यदि वह कोई अपराध भी कर देता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता, है ना, क्योंकि वो जब उसको कोई शक्तियाँ ही नहीं है तो व्यवहार में वो कोई कार्य भी नहीं करता है और इसलिए वो कोई गलती भी नहीं करता, है ना। राजा के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति उत्तरदायी रहता है। क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए कोई न कोई मंत्री अवश्य उस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए सीधे सम्राट इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। सम्राट दूसरों को भी गलत काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय किसी भी कार्य को मुकुट के द्वारा किए गए कार्य के रूप में मान्य नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से सम्राट जो है वो कोई गलती नहीं कर सकता। राजा सदैव सही माना जाता है, गलती करे तो भी उसकी गलती नहीं मानी जा सकती। सम्राट राज करता है, शासन नहीं, है ना। प्रशासन, क्योंकि राज करता है शासन नहीं, इसका मतलब कि राज के काम तो उसके नाम से होते हैं, पर वास्तविक रूप से शासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। सम्राट तो केवल एक ब्रिटिश शासन में एक गौरव का प्रतीक है, एक औपचारिक प्रधान मात्र है। सम्राट स्वर्णिम शून्य है। किंग इज एज ए मैग्निफिसेंट साइफर, यानी ये जो उक्ति है वो कहा जाता है कि ब्रिटेन में सम्राट स्वर्णिम शून्य है, क्योंकि मंत्रियों की इच्छा के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता और राजा के जो है रबड़ की मोहर के समान है। तो इस तरह से वो राज करता है, शासन नहीं करता। सम्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियंत्रण का उपयोग नहीं करता, वह केवल औपचारिक कार्य करता है। विभिन्न सम्मेलनों का उद्घाटन उसकी इस गरिमा और वैभव के कारण यह कहा जाता है कि वो राज करता है, शासन नहीं करता। तो इस तरह से ब्रिटेन में जो है सम्राट के जो है की स्थिति के बारे में इस तरह की जो है बातें हमारे समक्ष आती हैं। अब हम ये देखते हैं कि सम्राट के विशेषाधिकार क्या क्या हैं, है ना, कौन कौन से विशेषाधिकार है ना। तो पहला है इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन का अधिकार, है ना, यानी जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले और किसी सर्वमान्य नेता के न मिलने पर अन्य संसद में बहुमत दल के व्यक्ति को वह प्रधानमंत्री बनाता है।
यानी कि स्पष्ट बहुमत न मिलने पर वो प्रधानमंत्री बनाता है। लाड़ बनाने का अधिकार है उसे, है ना। लोक सदन द्वारा पारित विधेयक यदि लाड़ सभा विरोध करे तो प्रधानमंत्री के कहने पर नवीन लाड़ की नियुक्ति कर सकता है ना। लोक सदन के विघटन का अधिकार है। प्रधानमंत्री के कहने पर वह जो है सम्राट लोक सदन को विघटित कर सकता है, परंतु यदि प्रधानमंत्री अनुचित कारणों से सुझाव दे तो वह इनकार भी कर सकता है ना। विधेयक को वीटो करने का अधिकार, है ना। परंपरा ऐसी है कि राजा विधेयक का विरोध नहीं करता, किंतु सम्राट के ये विशेषाधिकार सैद्धांतिक है। वास्तविक रूप में सभी विशेषाधिकार से संबंधित शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए बेजोट ने लिखा है कि संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के 3 अधिकार हैं: परामर्श देने का, प्रोत्साहित करने का और यानी, है ना, और चेतावनी देने का। यानी मंत्रियों को समय समय पर जो है उसका परामर्श लेते रहे महत्वपूर्ण निर्णयों पर, है ना। मंत्रियों को प्रोत्साहन करे और चेतावनी दे कि मंत्रियों द्वारा राजा के विचारार्थ रखे विधेयकों को देश के लिए अहितकर होने पर वह चेतावनी दे सकता है। वस्तुतः ये अधिकार राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं कि वह किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है जिससे कि वह प्रभावी बन सके। जैसे कि प्रभावशाली अगर मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो सम्राट कमजोर होगा, और सम्राट यदि प्रभावशाली है तो वो मंत्रिमंडल कमजोर होगा। तो इस तरह से उसके व्यक्तित्व पर भी उसकी शक्तियां निर्भर करती हैं। हालांकि संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही सर्वोपरि है, पर कई बार कुछ शक्तियां उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हालांकि ब्रिटिश शासन प्रणाली में ये कहा जाता है कि राजपद का क्या औचित्य है ना, तो इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में राजपद की औचित्यता के बारे में चर्चिल कहते हैं कि हम सभी लोगों के हृदय में राजतंत्र गहरा बैठा हुआ है और यह हम सभी को अत्यंत प्रिय है। ब्रिटेन में राजतंत्र के औचित्य के कुछ कारण हैं। क्यों है? क्योंकि एक तो राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण कर दिया गया है वहाँ, है ना। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लोकतंत्र की विकास प्रक्रिया मानकर, है ना, वहाँ जो है ब्रिटिश राज व्यवस्था में लोकतंत्र को राजमुकुट का लोकतंत्रीकरण कर दिया गया है, और ऑग ने ब्रिटिश राज व्यवस्था को मुकुटधारी गणतंत्र के नाम से पुकारा है। दूसरा है राजा की निष्पक्षता, यानी राजा किसी भी राजनीतिक दल का साथी न होकर विविध दल जब सरकार बनाते हैं तो उनका समान रूप से स्वागत करता है। इसी तरह रूढ़िवादिता है कि ब्रिटिश लोग जो है ज़्यादा रूढ़िवादिता है उनकी, कि प्राचीन संस्थाओं में उनकी आस्था है और वे परिवर्तनवादी विरोधी होने की वजह से अपनी इन संस्थाओं को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि सम्राट जो है वो ब्रिटिश जो है ब्रिटेन का गौरव का प्रतीक है, और ब्रिटिश वासियों की धारणा है कि राजतंत्र सरकार को बोधगम्य बनाता है तथा साधारण नागरिक भी इसे समझ सकता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने की उसे क्षमता है। सम्राट राष्ट्रमंडलीय देशों को एक सूत्र से जोड़ने वाली कड़ी है। विदेशों से मधुर संबंध बनाए रखने में राजाओं की सद्भावना यात्राएं महत्वपूर्ण रहती हैं। आपने ये देखा होगा कि, है ना, कई देशों में सम्राट यात्राएं करते हैं तो उससे क्या है, एक दूसरे के जो है देशों में विचारों का आदान प्रदान होता है, उनसे संबंध बनते हैं जिससे कि उसको लाभ होता है। तो ये विदेशिक यात्राओं में भी सम्राट का पद गौरव को माना जाता है और दूसरे देशों के साथ जो है संबंध मधुर बनाने का काम करता है। संसदीय शासन प्रणाली में वस्तुतः राजा एक आवश्यकता है, संवैधानिक अध्यक्ष की आवश्यकता है ना। तो इस तरह से वह एक सर्वोच्च सलाहकार के रूप में, मध्यस्थ के रूप में जो है एक रेफरी की तरह है कि वो जब सीटी, हालांकि उसे सीटी बजाने की आवश्यकता हो तो नहीं है, पर वो एक तरह से उस व्यवस्था को बनाए रखता है जिससे कि दोनों पक्षों में या संसदीय लोकतंत्र में जो है वो सही सुचारू रूप से चल सके। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में
राजपद का आर्थिक औचित्य भी है। राजपद ब्रिटेन की आय का 1/20 भाग खर्च होता है। यदि इसके स्थान पर निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाए तो भी उसको चुनाव, वेतन भत्ते, कर्मचारी मंडल आदि के रूप में इससे अधिक धनराशि खर्च करनी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो राजपद की जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें जो है उसको बनाए रखने में लाभ है, और इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी जो है श्रद्धा और भक्ति बनी हुई है। तो इस तरह से सम्राट को कोई वास्तविक शक्तियां न मिलते हुए भी ब्रिटिश संविधान में वह एक गौरव का प्रतीक है और ब्रिटिश जो है लोगों की आस्था का प्रतीक है। आज की वीडियो में हमने जो सम्राट और राजमुकुट की कार्य, शक्तियाँ और उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम इतनी ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में ब्रिटिश संविधान के ही एक अगले पहलू का लेकर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।